नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2025 से 2026 के बीच अमेरिका और ईरान के उन बेहद जटिल नेगोशिएशंस और अभूतपूर्व सैन्य संघर्षों को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। चलिए बिना वक्त गंवाए सीधा इस टाइमलाइन को समझते हैं। हम इस पूरे घटनाक्रम को एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। शुरुआत न्यूक्लियर अल्टीमेटम से, फिर ओमान की वार्ता, 12 दिन का युद्ध, 2026 के शांति प्रयास, उसके बाद फुल स्केल वॉर और आखिर में इसका दुनिया और खुद ईरान पर क्या असर हुआ, ये सब जानेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, द न्यूक्लियर अल्टीमेटम। यहीं से इस पूरे कूटनीतिक तनाव की असल शुरुआत होती है। बात है मार्च 2025 की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को एक लेटर भेजा। इस लेटर में एक नई न्यूक्लियर डील के लिए सिर्फ 60 दिनों की एक बेहद सख्त डेडलाइन दी गई थी और साफ वार्निंग थी कि अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो गंभीर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। अब जरा दोनों पक्षों की डिमांड्स को देखिए। यहां असल प्रॉब्लम एकदम साफ नजर आती है। अमेरिका की डिमांड थी कि यूरेनियम एनरिचमेंट और पूरा का पूरा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो कर दिया जाए, लेकिन ईरान की क्या मांग थी? वो चाहते थे कि उन पर लगे भारी आर्थिक प्रतिबंध तुरंत हटें और उन्हें शांतिपूर्ण कामों के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मिले। दोनों की मांगें एक दूसरे से एकदम उलट थीं। इसी के साथ हम आते हैं भाग 2 पर, 2025 की ओमान वार्ता। डेडलाइन सिर पर थी और कूटनीति की रेस शुरू हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। ऐसे में अप्रैल और मई के दौरान ओमान और इटली में लगातार 5 राउंड की इंटेंस इनडायरेक्ट बातचीत हुई। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराहची के बीच मध्यस्थों के जरिए यह बातचीत चल रही थी। पूरी दुनिया की नजरें इन मीटिंग्स पर टिकी थी। शुरुआती बातचीत में लगा कि शायद कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन दोनों के बीच अविश्वास बहुत ही गहरा था। खामेनी के एडवाइजर अली शामखानी का यह बयान उस सिचुएशन को एकदम सटीक तरह से बयां करता है। उन्होंने कहा, वो शांति की बात करते हैं लेकिन हमें सिर्फ कांटेदार तार दिखाई देते हैं। तो यहां सबसे बड़ा और क्रिटिकल सवाल यह उठता है, जब जून का महीना आया और वो 60 दिन का अल्टीमेटम बिना किसी डील के खत्म हो गया, तब आखिर हुआ क्या? यहीं से हमारी टाइमलाइन का सबसे पहला सबसे विनाशकारी मोड़ आता है। भाग 3, 12 दिवसीय युद्ध। जैसे ही डेडलाइन खत्म हुई, दुनिया ने एक बहुत ही हिंसक टकराव देखा। 13 जून को इजराइल ने ईरान के मिलिट्री लीडर्स और साइंटिस्ट्स पर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद 21 जून को अमेरिका ने सीधे फोर्डो, नतांज और इस्फहान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की। 24 जून को सीज फायर तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन इस 12 दिन के युद्ध ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी डैमेज किया और सारी शांति वार्ताएं अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड हो गईं। अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, 2026 के शांति प्रयास। इस तबाही के बाद कूटनीति ने एक बार फिर से वापसी की कोशिश की। ईरान के अंदर लगातार हो रहे भारी प्रोटेस्ट और अमेरिका की बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के बीच 2026 की शुरुआत में फिर से नेगोशिएटर्स टेबल पर आए। ओमान और जिनेवा में बातचीत शुरू हुई, लेकिन इस बार बातचीत पर एक नए और बेहद छोटे सिर्फ 10 दिन के अल्टीमेटम का साया मंडरा रहा था। प्रेशर अपने चरम पर था और इस बार रिस्क कहीं ज्यादा था। अमेरिकी वार्ताकारों के डेटा के मुताबिक ईरान के पास उस वक्त 460 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद था। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये 11 परमाणु बम बनाने के लिए काफी था। ये नंबर वाकई डराने वाला था। इस टेबल में आप उस फाइनल डिप्लोमैटिक डेडलॉक को देख सकते हैं। अमेरिका का प्रपोजल था कि तीनों प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स तबाह करो और सारा एनरिच्ड यूरेनियम हमें सौंप दो। वहीं ईरान कह रहा था कि हम यूरेनियम स्टॉकपाइल जीरो कर देंगे और पूरी चेकिंग भी होने देंगे, लेकिन हमारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाओ। निशस्त्रीकरण के ये 2 बिल्कुल अलग रास्ते थे जो कभी एक नहीं हो पाए और आखिर में दोनों पक्षों ने डील खारिज कर दी। इसके बाद जो हुआ वो भाग 5 है, पूर्ण युद्ध और युद्ध विराम। जिनेवा वार्ता के फेल होते ही पूरा रीजन तबाही की ओर बढ़ गया। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स शुरू कर दी। इस हमले का स्केल इतना बड़ा था कि इसने वहां की लीडरशिप को पूरी तरह बदल कर रख दिया, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और मुख्य वार्ताकार अली लारिजानी की हत्याएं शामिल थीं। इसके जवाब में ईरान ने भी रीजनल अमेरिकन बेसिस और इजराइल पर बड़े जवाबी हमले किए। इस भयंकर तबाही के बीच अप्रैल में 2 हफ्ते के सीज फायर की एक कमजोर सी कोशिश की गई, लेकिन लेबनान में चल रहे समानांतर संघर्षों को लेकर असहमति इतनी ज्यादा थी कि यह कोशिश तुरंत टूट गई। और इसका फाइनल नतीजा क्या हुआ? 13 अप्रैल को अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्स पर एक सख्त नेवल ब्लॉकेड लगा दिया।
अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन भाग 6 पर, वैश्विक और घरेलू प्रतिक्रियाएं। जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियर डिप्लोमेसी सीधे फुल स्केल वॉर में बदल जाए तो रिएक्शंस भी बहुत पोलराइज्ड होंगे। ओमान के विदेश मंत्री, जो इस पूरी बातचीत के मुख्य मध्यस्थ थे, उन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में इसे एक गंभीर गलत आकलन और एक तबाही बताया। उनका साफ तौर पर मानना था कि बाहरी ताकतों ने अमेरिका पर प्रेशर डालकर तब मिलिट्री एक्शन करवाया जब कूटनीति असल में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी। ईरान के अंदर की बात करें तो वहां की जनता भी 2 हिस्सों में बुरी तरह बटी हुई थी। डेटा देखिए, 45% लोग जो सरकार के समर्थक थे वो इस संघर्ष को एक पवित्र युद्ध मान रहे थे। वहीं 55% लोग इस भारी विनाश से आजिज आकर तुरंत युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। इंटरनेशनल लेवल पे एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम भी जेनेवा वार्ता में गुप्त रूप से शामिल था और उनका असेसमेंट ये था कि फाइनल अल्टीमेटम खत्म होने और स्ट्राइक्स शुरू होने से ठीक पहले एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू पूरी तरह से पॉसिबल था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो पूरी कहानी को एक नया एंगल देता है। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ा, नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकेबंदी इसका एक बड़ा हथियार बन गया। ये असल में युद्ध का वो तरीका है जहां मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके किसी दूसरे देश के समुद्री व्यापार और सप्लाई लाइंस को पूरी तरह से काट दिया जाता है। इसने युद्ध के मैदान को होर्मुज स्ट्रेट पर एक बहुत बड़ी आर्थिक घेराबंदी में बदल दिया। तो अब एक पूरी तरह तबाह हो चुके न्यूक्लियर प्रोग्राम, खत्म हो चुकी टॉप लीडरशिप और नेवल ब्लॉकेड के बीच मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी का फ्यूचर आखिर क्या है? इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद ये वो सबसे बड़ा अनसुलझा और ऐतिहासिक सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।